ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड होगा, यानी कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे। 50 प्लस क्वेश्चन वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए, मैंने कल जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में हम लोग ने राष्ट्रपति के बारे में यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में 60 नोट्स में हम लोग पढ़े थे, जिसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखे थे, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट देखे थे हम लोग। ठीक है, तो इस रिलेटेड जो हम लोग आर्टिकल्स देखें या फिर राष्ट्रपति के बारे में जो भी हम लोग सीखे हैं, आज उसी से हम लोग रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अगर आप वो सारे डिटेल्स नहीं पढ़ें तो पहले सारे डिटेल्स पढ़ लीजिए, इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए, ये प्रैक्टिस सेट जो है किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर IAS PCS TGT PGT IAS PCS के साथ साथ ये नेट JRF के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ ये कोई भी अगर वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद इस प्रैक्टिस सेशन से जुड़िए, इसके बाद आपको खुद समझ में आने लगेगा कि इस क्वेश्चन के स्टैंडर्ड कितने हाई लेवल तक हैं और इसको जो है आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? यानी कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन माना जाता है? आपको मैंने शॉर्ट नोट्स में बताया था, भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है किसको? राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति को जो है गणतंत्र का प्रमुख माना जाता है। गणतंत्र उसे बोलते हैं जहाँ पे हम राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो देश जो है गणतंत्र कहलाता है। जहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो राष्ट्र जो है गणतंत्र कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है क्या? भारत के राष्ट्रपति का कारण कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन के राजा के समान ही माना गया है। जैसे वहाँ ब्रिटेन का राजा जो है नाम मात्र का होता है, उसी तरह भारत का राष्ट्रपति भी केवल नाम मात्र का होता है, जबकि उसकी व्यवहारिक शक्तियों का प्रयोग जो है राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री करता है। सेम वही प्रोसेस जो है ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में जो है राजा का पद जो है वंशानुगत माना गया है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से क्या लिया गया है, ये बात क्या सही है? तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा। देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नीचे दिया गया है, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। तो इसमें से आपको कारण बताना है क्या सही है। तो ए सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, भारत का राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है, इसलिए वो क्या है, गणतंत्र माना जाता है। जबकि ब्रिटेन का राजा जो है वंशानुगत होता है। तो दोनों में समानता नहीं है। और भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। 3 में क्या पूछा जा रहा है, जूम आउट करते हैं। 3 है, नीचे दिए गए नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। ये बात तो आपको सही लग रही होगी क्योंकि सही बात भी है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, मुखिया कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। क्या कारण सही बता रहा है कि जो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, इसकी शक्तियाँ क्या असीमित है, इसकी समितियों का कोई लिमिटेशन नहीं है? तो ये बात गलत हो जाती है। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? इसका देखिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए सही है बट आर गलत है। देखिए, संविधान के आर्टिकल 53 में 53 के तहत जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित माना गया है। ठीक है, और 52 में मैंने बताया था कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक हो सकता है। तो ये कह रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, ये मैंने शॉर्ट नोट्स में बताया था। ठीक है, अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये जो है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा वो अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो सीधे भी कर सकते हैं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है कौन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का जो एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो कौन होता है, वो आपके राष्ट्रपति माने जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 53 के तहत बताया गया है कि कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, तो इसीलिए जो है इसको क्या माना गया है, कार्यपालिका अध्यक्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है, 6 में संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्र में निहित है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया आर्टिकल 53 हो जाएगा। 7 में देखते हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, संसद में। यहाँ पे देखिए समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ पूछा जा रहा है, आपको याद रखना है कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो जाहिर सी बात है सारी शक्तियाँ किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में ही निहित मानी जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2018 में आया है, फिर प्री 2015 में भी आया है, 8 और 15 में 2 बार आया है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की आदिवासी शक्तियों का किसमें निहित किया गया है। भारतीय संविधान में जो केंद्रीय सरकार यानी कि संघ सरकार की आदिवासी शक्तियां हैं, आदिवासी शक्तियां किसमें निहित मानी गई है, भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, सभी तीनों में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय सरकार की आदिवासी शक्तियाँ जो हैं ये राष्ट्रपति में ही मानी गई, यानी कि संघ सरकार की जो शक्तियाँ हैं सारी शक्तियाँ किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है। प्रधान कारण कह रहा है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र होती हैं। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है। तो क्या ये बातें सत्य होती हैं? बिल्कुल सही है। आपको मैंने बताया था शॉर्ट नोट्स में कि राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख माना जाता है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से उत्पन्न होती हैं, ये बात भी सही है। तो इसमें ऑप्शन बट लेकिन जो व्याख्या है ये सही नहीं कर रहा है। तो व्याख्या सही नहीं कर रहा है तो क्या राइट हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है पर आर की सही व्याख्या नहीं है, ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? मतलब वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान के भारत का राष्ट्रपति यद्यप समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है परंतु वह शासन मात्र होता है, यानी कि औपचारिक होता है, यानी कि वास्तविक रूप से उसका संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के नाम से जो है प्रधानमंत्री उसकी सारी शक्तियों का लागू यानी कि प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का नेतृत्व नहीं करता, उसमें से कौन है? तो ये राष्ट्रपति है। सिंपल सी बात है, आपको पता होगा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। तो 12 में आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कोई जनता जाके वोट नहीं डालती है, उसमें सांसद और मतलब एमएलए और एमएलसी लोग वोट डालते हैं। ठीक है,
तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि हम लोग एमएलए एमएलसी को चुनते हैं, इसके बाद वो जाके राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किया जाए तो ये आर्टिकल 53 में बताया गया है, सॉरी 53 नहीं है, आर्टिकल 55 में बताया गया। 53 में कार्यपालिका शक्ति बताई गई है, 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को बताया गया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जो है एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होगा। और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, ठीक है। तो 54 और 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ये कथन और कारण है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदनों को मिलाकर बनता है, ये बात भी सही है, ठीक है। तो दोनों सही है, लेकिन राष्ट्रपति का जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, इसका कारण ये थोड़ी ना है कि निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों में मिला के होती है। दोनों बात तो सही है, बट व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉरी व्याख्या भी सही है इसका, ठीक है। इसकी सही स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या भी इसका सही है, यानी कि इसका जो निर्वाचक मंडल है इसीलिए जो है इसका अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और अप्रत्यक्ष रूप से मतलब निर्वाचक मंडल में जैसे विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जो है एमएलए एमएलसी आ जाते हैं ना, तो एमएलए एमएलसी को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, लेकिन जो एमएलए एमएलसी होते हैं राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं ना। तो ये बात सही हो जाती है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो किस तरह बताया है कि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन से तो बिल्कुल नहीं होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा जो है अनुपातिक मत प्रणाली से होता है। तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बट यहाँ पे एक ही दिया है, तो मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, बी और सी, यानी कि एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा जो है अनुपातिक प्रणाली द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। और अप्रत्यक्ष रूप से याद रखिएगा, तो यहाँ पे दो ऑप्शन राइट हो जाएंगे आपके। आर्टिकल 15 देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, मैंने बताया आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल है, और 55 में मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत जो है एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 54 के तहत निर्वाचक मंडल के तहत बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसमें कौन कौन शामिल होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल हो जाएंगे, ठीक है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो संसद के दोनों सदन और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हो जाएंगे। और ये भी सॉरी ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो दिल्ली और पुदुचेरी को कब ऐड किया गया था, ये 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको ऐड किया गया था कि निर्वाचक मंडल में इनको भी शामिल कर लिया गया था। 17वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में शामिल किया गया था निर्वाचक मंडल में, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 134 में देख लीजिए आपका मिल जाएगा, 134 डी ऑप्शन आपका मिल जा रहा है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो जाते हैं, और फिर सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो है, अभी मैंने बताया दिल्ली और पुदुचेरी को 17वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में शामिल किया गया था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में।
17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये सम्मिलित हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी सम्मिलित हैं, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी सम्मिलित हैं, जबकि राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो हैं इसमें नहीं शामिल किए जाते हैं। राज्य विधान परिषदों के सदस्य इसमें शामिल नहीं किए जा सकते हैं। तो बी यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये शामिल नहीं होते हैं क्योंकि ये नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कूट का बताइए सर। देखिए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य तो नहीं होते हैं, केवल दिल्ली और पुदुचेरी को शामिल किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल इसमें क्या शामिल होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 1 और 2, केवल आपका 1 और 2 शामिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे तो शामिल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य हो जाएंगे, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल हो जाएंगे, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, केवल दिल्ली और पुदुचेरी होता है। सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए, राज्यपाल जो होते हैं ये शामिल हो सकते हैं, जैसे कि बताया गया है कि अगर राज्यसभा विधानसभा के सदस्य हैं तो, ठीक है। तो अगर वो सदस्य रहेंगे तो शामिल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? राज्य के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 20 का देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, लोकसभा के चुने हुए सदस्य हो जाते हैं, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य हो जाते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो जाते हैं। 1 2 3, तो 1 2 3 सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 20 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं किसे? देखिए, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि सर बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है कि बार बार ये पूछा गया है, और इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना बनी रहेगी। कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कौन चुने जा सकते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 22, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा। तो यहाँ पे आप बता देना है, संसद के सदस्यों द्वारा भी चुना जा सकता है। संसद के सदस्य लोकसभा, राज्यसभा हो जाएंगे। लोकसभा द्वारा भी चुना जा सकता है, राज्यसभा भी द्वारा चुना जा सकता है, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए संसद के दोनों सदस्य आ जाएंगे, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य आ जाएंगे, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 23, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है उसको आपको बताना है। राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, बट आपको पूछा है कौन सा सही नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति के पद खत्म होने से पहले ही जो है उनके मतलब अगले कार्यकाल के लिए नया राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद बना रहेगा। बिल्कुल, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट कहता है, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। अगर निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, जैसे विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य जो है पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या स्थगित किया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, चाहे वो पूर्ण हो या ना पूर्ण हो, राष्ट्रपति का चुनाव होना तय रहता है। 24 देखते हैं,
भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव व अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 5 निर्वाचकों द्वारा, 15 निर्वाचकों द्वारा। यानी कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। जैसे प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए तो कितने उम्मीदवार होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन वो नहीं दिया है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये 1997 के पहले का आंकड़ा है, ठीक है। तो 1997 में जो थे 10 थे, अनुमोदकों की संख्या 10 बताई गई थी। लेकिन अब जो है कम से कम 50 सदस्य जो होते हैं प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुसमर्थन करने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन आप लोग बना लीजिएगा। ई कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 50 निर्वाचकों द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो ई ऑप्शन राइट हो जाएगा आपको। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचक मंडल में, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं या क्या इसमें सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य बटे राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य है, यानी कि एमएलए के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बटे मल्टीप्लाई गुणे 1000 की जनसंख्या से। क्या ये सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये गलत है। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य, यानी कि एमएलसी का जो है मत मूल्य निकालना हुआ तो क्या करना पड़ेगा, सभी निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य निकालना पड़ेगा बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या करना पड़ेगा। इसके बाद जो है उसकी संख्या एमएलसी की संख्या, एमएलसी का जो है मतमूल आ जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आखिरी चुनाव 5000 मतदाता थे, आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे ऐसा कोई नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव जो था 2017 में 15वें राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। तो 15वें राष्ट्रपति, इस समय जो है 16वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू, याद रखना है, ठीक है। 25 जुलाई 2022 से जो है मुर्मू है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले रामनाथ कोविंद थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? केवल दो सही हो जाएगा, ठीक है। 27 देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता, उसे राज्य विधानमंडल में निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो अगर वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह क्या होता तो मैं बता दूं आपको, यदि वह विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता, उच्च सदन का सदस्य मतलब विधान परिषद का अगर सदस्य होता तो वो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हो सकता था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 ऑप्शन देखते हैं, 28 क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा अनिश्चित जनसंख्या से ही। ये मैंने बताया था आपको, 1971 की जनगणना के अनुसार जो है 2030 तक जो है ये 2000 जब तक ये 2032 तक 30-32 तक जो है आपका चुनाव नहीं हो जाता, जनगणना नहीं हो जाती, तब तक जो है यही
जो है विद्यमान रहेगी। 2026 तक यही रहेगा, ठीक है। पहले 2001 था, लेकिन 84वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको बढ़ा दिया गया। अब 2026 तक जो है यही जनसंख्या जो है 1971 के आधार पे जो है जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया जाता है। 29 भारत राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, ठीक है। तो अनपढ़ भी राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति को जो है वो भारत में जन्मा हो तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। क्या उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए? बिल्कुल। 35 वर्ष से कम होगा तो वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। उसको संसद के सदस्य की योग्यता रखनी चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है संसद के सदस्य की योग्यता रखता हो, केवल लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तब ये सही है। संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएंगे, ठीक है। केवल लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तो राष्ट्रपति पर बन सकता है, तो ये गलत है। तो 1-2 सही है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 31 देखते हैं, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? क्या एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता की त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं लड़ सकता है। तो देखिए कोई भी हो वो तो लड़ सकता है, जैसे सांसद या विधानसभा का सदस्य है तो निर्वाचित हो सकता है, बशर्ते वह निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। उसको जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अगर वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तब उसको तुरंत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यानी कि भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति के पद की पुनः निर्वाचन की जो आर्टिकल होता है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं वो आर्टिकल 57 है। 57 के तहत जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित की गई है आर्टिकल 57 में, ठीक है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए वह पुनः निर्वाचन का पात्र माना जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 57 में ये बातें हैं। 33 देखते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को किसको सौंपा जाता है? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो बताए थे आपको शॉर्ट नोट्स में, हमने पहले ही बताया दिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है विवादों का निपटारा करते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, ठीक है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण की तिथि से, निर्वाचित आयोग द्वारा तिथि से वह पद ग्रहण अपने पद पर जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर किस दिन से रहता है? अपने निर्वाचन की तारीख से, क्या संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, या फिर पद ग्रहण से? तो सी ऑप्शन राइट होगा। जिस दिन वह शपथ ग्रहण कर लेगा उसी दिन से उसको माना जाएगा कि वो 5 वर्ष तक अपने पद पर विराजमान रहेगा, ठीक है। तो ये आप केयरफुली ध्यान दीजिएगा, जब वो शपथ लेगा, ऐसा नहीं कि जब चुन लिया गया तभी से 5 वर्ष, जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब से वो काउंटिंग नहीं स्टार्ट होगी। यानी कि 5 वर्ष की काउंटिंग जो स्टार्ट होती है जब वो शपथ ग्रहण कर लेगा तब उसी दिन से जो है माना जाएगा कि वो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए विराजमान रहेगा, जो कि आर्टिकल 56 में ये प्रावधान बताया गया है, 56 के 1 में, ठीक है। 35 में देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? मैंने बताया था उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, दोनों से सेम है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, ये आर्टिकल 56 के 1 में इसका जो है
प्रावधान किया गया है। 36 भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। 37 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। मैंने बताया था उसको पद से हटाने के लिए क्या किया जाता है? महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग किसके द्वारा लाया जाएगा वो आपको बताना है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा हटाया सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया सकता है, या संसद द्वारा हटाया सकता है। तो मैंने बताया था कि जो भारत के राष्ट्रपति है उसको जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, वो भी संसद द्वारा हटाया जा सकता है, जो कि इसके मतलब महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में मैंने आपको बताया था शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। तो राष्ट्रपति महाभियोग चला के जो है आर्टिकल 61 के तहत जो है उसको हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? देखिए सेम क्वेश्चन आ गया 61 मैंने बताया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए मैं ज़्यादा आपको व्याख्या करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 50+ क्वेश्चन है और टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, नहीं तो मैं अगर कम क्वेश्चन होते तो मैं डिस्क्राइब करता, व्याख्या भी कर देता आपका। 39 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 61 में। 40 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, यानी कि 5 वर्ष उसका पूर्ण नहीं है तब भी उसको पद से हटाया जाता है महाभियोग प्रक्रिया से, आर्टिकल 61 में। तो देखिए आपको ये सारे आर्टिकल याद भी हो गए होंगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। राष्ट्रपति को महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? यानी कि जो महाभियोग का जो आरोप है वो संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो मैंने बताया था संसद के द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा कोई भी लगा सकती है। तो संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी राष्ट्रपति से महाभियोग की प्रक्रिया को जो है चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? आर्टिकल 61 है। जो पता है आप लोगों को उससे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदनों को है, कोई भी सदन लगा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बार बार वही है। भारत के संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है? तो लोकसभा के द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 45 में देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कम से कम कितने दिन पूर्व जो है सूचना देनी होती है? ये भी मैंने शॉर्ट नोट में आपको बताया है। 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पूर्व जो है उसे 14 दिन पूर्व उसको सूचना दे दी जाती है कि आप पे जो है महाभियोग चलाया जाएगा। 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसमें महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? यानी कि निर्वाचक गण, राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है लेकिन महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो मैंने बताया लोकसभा, राज्यसभा में ही चलाया जाता है महाभियोग प्रक्रिया, जबकि मैंने बताया था निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं ये महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो आपका 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, ठीक है। 47 का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये कैसा है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त स्थान भर दिया जाना चाहिए, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसको कितने माह में भर लेना चाहिए? 90 दिन में, 9 माह में, 6 माह, 1 वर्ष? तो ये भी मैंने आपको बताया था, कम से कम 6 माह में जो है राष्ट्रपति की अगर पद रिक्त होता है तो उसको पूर्ण करना होता है, उसको चुनाव द्वारा या कैसे भी उसको फिल करना होता है, भरना होता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 62 में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। 49 देखते हैं हम लोग,
49 में है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए, रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सिंपल सी बात है, राइट हो जाएगा। 50 देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग हटाए जाने के पद में हुई रिक्ति भरने की समय सीमा क्या है? 6 माह है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेम क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन के नेचर बदल रहे हैं बट आंसर आपके वही होंगे। त्यागपत्र हटाए जाने या किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस कार्यभार को कौन संभालेगा? देखिए यहाँ पे बस क्या कहा गया है, अगर वो एकाएक जैसे मर जाता है या फिर त्यागपत्र दे देता है या फिर हटा दिया जाता है महाभियोग द्वारा, तो उसका पद जब रिक्त होता है तो उसको कौन संभालता है? तो देखिए उसको संभालने की बात किया जाए तो उसको संभालेगा उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है, हटाया जाता है, तो उसके स्थान पर कौन कार्य करेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। 53 देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यदि कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाही करेगा? देखिए सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया वही बता रहा है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही संभालता है। ठीक है, तो देखिए कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, रिपीट किया हुआ है। तो मैंने बताया ना, जो ये राष्ट्रपति है भारत के राष्ट्रपति हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन, ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड बनते हैं। और जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। 54 देखते हैं, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति को पद कौन संभालेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कल फिर हम देखेंगे। यदि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु में खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पे निम्नांकित अधिकारी धारण कर लेगा। तो कौन धारण कर लेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एकाएक मतलब गायब हो जाते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, तो ये सारी बातें हो जाती हैं राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से। तो देखिए आज ही हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी 50 प्लस क्वेश्चन बाकी हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अभी बाकी है। अभी ये तो ट्रेलर था, ठीक है, पूरी फिल्म बाकी है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट और जो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं वो आने के लिए अभी शेष हैं। यानी कि कल के वीडियो में हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन भी करेंगे सॉल्व। वहाँ पे देखेंगे, जब ये आप राष्ट्रपति से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लेंगे, फिर 2 ये मेरा प्रैक्टिस सेशन भी कर लेंगे। इसके बाद आप राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे जो जानते भी नहीं होंगे, और कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेशन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इस तरह के वीडियो चाहिए तो, अदरवाइज़ नहीं चाहिए तो मत सब्सक्राइब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और आपको लगे कि किसी का हेल्प करना चाहिए तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।